नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, आज के लेक्चर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण में हम जो शुरुआत करेंगे, बेसिकली कुछ मूलभूत परिभाषाएं हैं, बेसिक डेफिनेशन है, उनसे शुरुआत करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी कि किस टर्म को क्या कहते हैं और उसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली मूलभूत परिभाषाओं से संबंधित आज का लेक्चर होगा और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे जो भी टर्म या शब्द आए हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से संबंधित, उनकी खोज किसने की, उन टर्म को किसने दिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, कुछ टर्म को यहाँ पर मेंशन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी परिस्थिति और पर्यावरण से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, नॉलेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। इसे दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही लाभदायक श्रृंखला ये सिद्ध होगी। बेसिकली हम जो पहली परिभाषा जिसके शुरुआत करेंगे वो एनवायरनमेंट है, जो कि वातावरण या पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। तो एनवायरनमेंट बेसिकली है क्या? तो अगर हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट। बेसिकली ये एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट, मतलब पर्यावरण को जीवित घटकों और गैर जीवित घटकों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि लिविंग कंपोनेंट क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर पर्यावरण की बात होती है तो पर्यावरण में दोनों कंपोनेंट आते हैं, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो पूरी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। द एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट that affects an organism during its lifetime and it is collectively known as environment। मतलब पर्यावरण को जीवित घटकों और गैर जीवित घटकों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जीवन काल के दौरान किसी जीव को प्रभावित करता है। तो ये दो कंपोनेंट हैं, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम में उसको इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वही पर्यावरण है। जहाँ पर हम ये पिक्चर में अगर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लिविंग कंपोनेंट दिए हैं, कुछ नॉन लिविंग, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कि जैसे ये पेड़ है, चिड़िया है, एक बच्चा है, कुछ जानवर हैं। दीज आर लिविंग कंपोनेंट, मतलब जो जैविक क्रियाएं करते हैं, जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी श्वसन टाइप की, उत्सर्जन, इस टाइप की जो क्रिया होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती हैं। जो भी जीव इस टाइप की क्रिया करता है उनको लिविंग कंपोनेंट या जीवित जैविक कंपोनेंट कहते हैं। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि पहाड़ है, जमीन है, पानी है, इस तरीके जो कंपोनेंट है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी जैविक क्रियाएं नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बारे में। वहीं पर अगर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो इस एनवायरनमेंट को एक टर्म पॉइंट किया था, बेसिकली सब की जो किसने सबसे पहले किया था, तो कार्लाइल है, स्कॉटलैंड के निवासी थे। उन्होंने 1828 में इस शब्द को सबसे पहले दिया था, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को। इस तरीके से हमने पर्यावरण की परिभाषा और उससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जाना। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी जिसे परिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है हिंदी में। इकोलॉजी बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोस, ओइकोस का मीनिंग होता है होम और प्लेस ऑफ लिव, एंड लोगोस मीनिंग स्टडी, मतलब बेसिकली उस स्थान की, उस जगह की स्टडी करना जहाँ पर कोई रहता है या कोई निवास करता है। तो इसका लिटरली मीन क्या हो गया, स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। तो इकोलॉजी को अगर हिंदी में हम बात करते हैं, ओइकोस का अर्थ है घर में या जगह में रहने के लिए, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, ये प्रकृति के घर का अध्ययन है। तो इसी को परिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। वहीं पर अगर पूर्ण रूप से अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। मतलब जो एक रिलेशनशिप होता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशनशिप होता है, और जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वही इकोलॉजी या पारिस्थितिकी है। वहीं पर पारिस्थितिकी को जीवित जीवों के संबंध को एक दूसरे के साथ और उस जीव के, उसके आसपास के पर्यावरण के साथ के जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ पर हमने इकोलॉजी के जो डेफिनेशन है उसके बारे में स्टडी किया। वहीं पर अगर हम स्टडी करते हैं कि इकोलॉजी एक्चुअली है क्या, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे प्लांट हैं, हर्बीवोर्स, प्राइमरी प्रीडेटर्स हो गए, सेकेंडरी प्रीडेटर्स हो गए, यानी
जो एक हेटरोट्रोफ्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, वो किसी दूसरे के जो भोजन होता है उस पर डिपेंड करते हैं, वो हेटरोट्रोफ्स हो गए। वहीं पर ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, और बाकी जंतु जो है हेटरोट्रोफ्स की कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से जो ये पेड़ पौधे हैं एक दूसरे पर भी डिपेंड करते हैं, और साथ ही साथ जो एटमॉस्फेयर में अन्य जीव है उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो यही एक पारिस्थितिकी है, यानी इकोलॉजी को दर्शाता है। तो इकोलॉजी वर्ड की जो कॉइन किया था, ये सबसे पहले उस वर्ड को दिया था, वो दिया था जर्मन साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल। उनके द्वारा 1866 में ये वर्ड इकोलॉजी दिया गया था, पारिस्थितिकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली कभी एग्जाम्स में जो एक वर्ड है इकोलॉजी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी जो परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, उनका जो कॉइन किया था बेसिकली उस शब्द को जिसने दिया था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और नहीं आता तो आपको पेपर उठा के देख लीजिएगा, पीसीएस यूके पीएससी के पीछे वाला पेपर ही उसमें इकोलॉजी शब्द किसने दिया था ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पर हम जो अगर जीवमंडल की बात करते हैं, जिसके हिंदी में बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर बेसिकली अर्थ का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर जीवन मिलता है। धरती के पूरे हिस्से में जीवन नहीं मिलता है, जैसे कि हम जानते हैं। अगर हम धरती से ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं, कुछ ही दूरी तक हमें जो है ना लाइफ मिलती है, जीवन मिलता है। उसके पश्चात जीवन का कोई अंश नहीं होता। वहीं धरती के अगर हम नीचे अंदर तक जाते हैं तो कुछ ही दूरी तक जो है ना हमें लाइफ का हिस्सा मिलता है। तो वही बेसिकली जहाँ पर लाइफ का हिस्सा मिलता है वही बायोस्फीयर या जीवमंडल है। डेफिनेशन देख लेते हैं। जीवमंडल पृथ्वी का एक हिस्सा है जहाँ जीवन मौजूद हो सकता है, जिसमें जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल का एक पार्ट है। तो इसमें तीनों का, यानी वायुमंडल जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और भूमंडल मतलब लिथोस्फीयर, इन तीनों का जो एक कॉमन पार्ट होता है जहाँ ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर हमें जीव मिलता है, उसी को ही जैवमंडल कहते हैं। बायोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। बायोस्फीयर रिप्रेजेंट अ हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिव जोन, मतलब बहुत ही एकीकृत और सहभागिता वाला जोन है, कंप्राइजिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, जैसा हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में तो उसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर तीनों मंडल को दिखाया है, लिथोस्फीयर, वहीं पर यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है। इन तीनों स्फीयर को जो अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक बहुत ही छोटा पार्ट निकल के आता है, बहुत ही इसमें इन तीनों का इंटीग्रेशन है, उसको ही बायोस्फीयर कहते हैं। केवल इसी पार्ट में हमें लाइफ का एहसास होता है, लाइफ हमको नजर आती है। तो और ये बायोस्फीयर जो जीवमंडल है, जिसको हिंदी में जीवमंडल बोलते हैं, इसका शब्द को सबसे पहले कॉइन किया था और जिस शब्द को सबसे पहले दिया था वो 1875 में एक भूविज्ञानी थे, उन्होंने दिया था। उनका नाम था एडवर्ड सुस। और एडवर्ड सुस द्वारा सबसे पहले जीवमंडल को दिया गया था, ये वर्ड कॉइन किया गया था। इस तरीके से हमने बायोस्फीयर और जीवमंडल के बारे में स्टडी किया। वहीं अगर हम बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम जैव विविधता भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जैव विविधता क्या है। बेसिकली अगर हम एक कॉम्प्लेक्स एरिना की हम अगर बात करते हैं, जिसमें टेरेस्ट्रियल एरिना भी हो सकता है जिसको हम स्थलीय भूमि भी बोलते हैं, मैरीन हो सकता है जिसको समुद्री रीजन भी बोलते हैं, और अदर एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसको जैसे तालाब वगैरह हो गया, नदी वगैरह हो गया, इन सब का जो कॉम्प्लेक्स रीजन है वहाँ पर जो जीव मिलते हैं हमको, और डिफरेंट टाइप ऑफ जीव की प्रजातियाँ मिलती हैं, उन सबको मिलाकर जो एक रीजन क्रिएट होता है, उसी रीजन को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो जैव विविधता में आपका टेरेस्ट्रियल रीजन भी हो सकता है, इक्वेटोरियल रीजन भी हो सकता है, मैरीन इकोसिस्टम भी हो सकता है। ये सारा जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। इन जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें डाइवर्सिटी विद स्पीसीज, बिटवीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम हमें मिलता है। जैसे हम अगर बात करते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, तो एक जैव विविधता वाला क्षेत्र है जहाँ पर कई सारे जीव निवास करते हैं। वहीं अगर हम समुद्र की बात करते हैं तो वो मैरीन इकोसिस्टम के नाम से, मैरीन बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर मैरीन जीव निवास करते हैं, वो उनकी क्रियाशील होता है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। यहाँ कंप्लीट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। जैव विविधता को स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों और पारिस्थितिक परिसरों सहित सभी स्रोतों से जीवित जीवों के बीच परिवर्तनशीलता के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब it is ecological complex where these animals or living species are the part। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो ये शब्द है जैव विविधता, जिसको बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ये सबसे पहले किसने किया था। तो अगर हम जैविक विविधता की बात करते हैं, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो उसको सबसे पहले लोजॉय नामक जो
बायोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने ये सबसे पहले दिया था जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और वहीं अगर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की बात करते हैं तो उनमें जो नाम आता है वो वोल्टरजी रोसन और एओ विल्सन का नाम होता है। बेसिकली दोनों ही नाम इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं अगर जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के शब्द के कॉइन की बात आती है। तो मोस्ट प्रोबेबली एओ विल्सन एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि ए विल्सन ने कौन से शब्द की कॉइन किया था या खोज की थी, तो वो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी है। वहीं वोल्टरजी रोसन भी इसी के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ग्लोब में देख सकते हैं, जैव विविधता में सारी चीज़ इंक्लूड किए गए जो भी लिविंग एनिमल है किसी भी रीजन में, चाहे वो इक्वेटोरियल रीजन हो, चाहे टेरेस्ट्रियल रीजन हो, चाहे मैरीन और अदर एक्वाटिक इकोसिस्टम हो। वहीं अगर हम इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं तो इकोसिस्टम बेसिकली स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका, बायोस्फीयर का, कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। बेसिकली इकोसिस्टम एक बायोस्फीयर का जो इकाई मान सकते हैं, उसका एक सब कंपोनेंट मान सकते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं जो कम्युनिटी उसमें निवास करती है, जो भी लिविंग एनिमल लिविंग क्रिएचर है वो निवास करती है और उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्ट करता है, वही इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम के कई पार्ट हो सकते हैं, जैसे हमारा टेरेस्ट्रियल वो भी एक डिफरेंट इकोसिस्टम होता है। अगर हम मैरीन जो एनिमल्स हैं उनके जो एटमॉस्फेयर है में समुद्र के अंदर उसके बारे में हम अगर बात करते हैं तो वो भी एक डिफरेंट इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम वो डिफरेंट हो गया। वहीं रेगिस्तान की अगर हम बात करते हैं, रेगिस्तान में कई तरह की जीव निवास करते हैं और साथ ही तरह की डिफरेंट टाइप की वनस्पति निवास करती है, तो वो एक डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया। वहीं अगर हम तालाब की भी बात करते हैं तो तालाब में भी कई जीव और वनस्पति निवास करती हैं, तो वो भी एक डिफरेंट इकोसिस्टम हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम जो है ना बायोडाइवर्सिटी या बायोस्फीयर का एक पार्ट होते हैं, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसको हम डिफरेंट इकोसिस्टम के रूप में इन सबका हम अध्ययन करते हैं। अगर इकोसिस्टम के जो शब्द है उसकी कॉइन किसने किया या उसकी खोज किसने की थी, उस सबको सबसे पहले किसने दिया था, तो उसका नाम आता है आर्थर टैंसले। तो आर्थर टैंसले हैं जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द की उत्पत्ति की और उसको शब्द को सबसे पहले दिया, और उन्होंने इसको जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक फंडामेंटल यूनिट करार दिया था, तो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को। जैसे यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं जो एक पॉन्ड है उसके एक इकोसिस्टम के बारे में बात किया। पॉन्ड में जैसे फ्रॉग भी रहता है, फिश भी रहती है, स्नेल, वाटर वीड्स, flies and tadpoles, these are the creature of basically एक सेपरेट इकोसिस्टम, एक यूनिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तालाब की, तो ये तालाब एक डिफरेंट इकोसिस्टम है और ये बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है। वहीं अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं कि वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं, तो बेसिकली इसमें वो सारे जीव इंक्लूड किए जाते हैं जो भी अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीसीज होते हैं, मतलब गैर पालतू पशु प्रजाति जो होती हैं जिनको मनुष्य नहीं पालते, और वो डिफरेंट जो टेरिटोरियल रीजन होते हैं जैसे रेगिस्तान, जंगल, वर्षावन, मैदान, घास आदि में निवास करते हैं। तो इन सभी को मिलाकर जो है ना वाइल्ड लाइफ बोला जाता है। इसमें बेसिकली अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है। जो भी डोमेस्टिकेटेड है या पालतू पशु हैं, जैसे गाँव में गाय, भैंस, बकरी वगैरह या ऊँट वगैरह जैसे रेगिस्तानी एरिया में पालते हैं, तो दीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वहीं अगर वाइल्ड लाइफ जो वर्ड है उसकी कॉइन बेसिकली किसने कॉइन किया था उसके बारे में बात करते थे, तो विलियम होनार्डे हैं जिन्होंने सबसे पहले ये शब्द दिया वाइल्ड लाइफ, और ये शब्द उन्होंने 1913 में दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से दोस्तों आज के जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लेक्चर में हमने सबसे पहले जो मूलभूत परिभाषाएं या बेसिक डेफिनेशन उनके बारे में डिस्कस किया, क्या डिफरेंस क्या है एक्चुअली उसके बारे में जाना, और साथ ही साथ ये डिफरेंट टर्म्स हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो किस वैज्ञानिक ने दिए, किस बायोलॉजिस्ट ने दिए, उसके बारे में डिस्कस किया। और ये एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी ये पूछा जाता है कि टर्म दे देगा और सामने जो है ना बायोलॉजिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट का नाम दे देगा और फिर उसको मैच कराया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा रहते हैं नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।